जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 11 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर यूपीएससी, या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इससे लास्ट तक जोर देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, यानी एमएस धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। दोस्तों, जो हॉल ऑफ फेम होता है यह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान होता है। तो जो महानतम क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो 2025 में एमएस धोनी को शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में असाधारण योगदान दिया होता है। 2025 में एमएस धोनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी और साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ, पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों, आईसीसी के द्वारा 11 ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में पहले भी शामिल किया जा चुका है। तो 11वें क्रिकेटर बने हैं एमएस धोनी। उससे पहले बिशन सिंह बेदी को 2009 में, सुनील गावस्कर को भी 2009 में, और 2009 में कपिल देव को भी शामिल किया गया था। 2015 में अनिल कुंबले, 2018 में राहुल द्रविड़, 2019 में सचिन तेंदुलकर, 2021 में विनु माकंड, 2023 में डायना इल्डुलजी और वीरेंद्र सहवाग, और 2024 में नीतू डेविड को शामिल किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो यह क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन बोला जाता था, और अब क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसके मेंबर हैं 108, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि 2024 में इसके अध्यक्ष बने थे। तो सबसे यंग इसके अध्यक्ष हैं कौन? जय शाह। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इस परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में पटना जिले में किया गया है, और यह जो पूरी परियोजना है या प्रोजेक्ट है, यह 2 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। दोस्तों, बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बिहार में अभी हाल ही में महिला संवाद अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त करना। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं अभी हाल ही में। बिहार का लिंगानुपात घटकर के 882 पर पहुंच गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है। कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। बिहार के राजगीर शहर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया था। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने हैं? मानवी मधु कश्यप। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित हैं। इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु जो हैं वो एलआईसी के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि अभी सीईओ के पद पर कोई नहीं है, तो उनके स्थान पर सतपाल भानु को एलआईसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो वो 8 जून 2025 से 7 सितंबर 2025 तक अपना पद संभालेंगे। इसके बाद स्थायी सीईओ की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों, उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लिया है। सतपाल भानु एलआईसी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी भी हैं वर्तमान में, और वो सीईओ के रूप में भी अब काम करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं एलआईसी की। तो इसे भारतीय जीवन बीमा निगम बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है,
और भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है कौन? LIC। LIC भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लें। चलिए हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मांगी लाल जाट हैं यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक बने हैं। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वी नारायणन इसरो के नए प्रमुख बने हैं। भुवनेश कुमार UIDAI के CEO बने हैं। और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं। जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय सिंह UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य बने हैं। अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने हैं और राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। तो दोस्तों ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? आंसर हो जाएगा QRSAM। तो दोस्तों भारतीय सेना को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है जिसका नाम है QRSAM। ठीक है, तो QRSAM का मतलब क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और यह एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। तो भारत में इसका निर्माण किसने किया है, इसको किसने डेवलप किया है? DRDO ने। दोस्तों यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन आदि को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। तो अभी जो रक्षा मंत्रालय है उसने 30,000 करोड़ रुपए की लागत से QRSAM सिस्टम खरीदने को मंजूरी दी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में S-400, बराक 8 और इगला S जैसी मिसाइलों के साथ तैनात किया जाएगा, यानी कि इसमें ये सभी मिसाइलें लगाई जाएंगी। दोस्तों QRSAM जो है वो चलते फिरते टारगेट को ट्रैक करता है और उसे तबाह भी कर सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। और यह जो पार्क होगा यह लगभग 11 एकड़ में फैला होगा और हर साल 51,000 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत की जाएगी और पुनः उपयोग के लिए भी उनको तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पार्क डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे संविधान पार्क राजस्थान के राजभवन में स्थापित किया गया है। चाय पार्क असम में, फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में, भारत दर्शन पार्क दिल्ली में और मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर नियुक्त किया गया है। वे सैन्य संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी करेंगे और सेना की रणनीतिक शाखाओं में वो शामिल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख रणनीति किसे बनाया गया है? राजीव घई को बनाया गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें आपको ये देखने को मिले थे। भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में सर्वोच्च सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय सेना की 7 कमांड हैं, उनको भी याद रखिएगा। तो उत्तर कमांड का मुख्यालय उधमपुर, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ
सुदूर पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर और सामरिक बल कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है। पोसोन पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका का एक प्रमुख बौद्ध त्यौहार है, यानी कि बौद्ध धर्म को जो मानते हैं वो इस त्यौहार को भी मानते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार महेंद्रा थेरो के श्रीलंका आगमन और बौद्ध धर्म के प्रसार की स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और बाद में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र थेरो और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों, इसी बात को याद करने के लिए, यानी कि जब महेंद्र थेरो श्रीलंका जाते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसी याद में यह त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है और यह एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में यह स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है और पाक जल संधि इसे भारत से अलग करती है। तो ये है पाक जल संधि, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दोस्तों, यहाँ की पीएम कौन है? हरिनी अमर सूर्या। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका की जो करेंसी है वो क्या है? श्रीलंकन रुपया। चलिए कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं। तो जात्रा उत्सव भी हाल ही में त्रिपुरा में मनाया गया है और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में, हैरत पर्व कश्मीर में, पुष्करालू उत्सव तेलंगाना में, न्यूकॉम ईलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में और चेईरा ओबा उत्सव मणिपुर में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निकोलस पूरन का संबंध किस क्रिकेट टीम से है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो निकोलस पूरन जो है वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे, अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं वो कुछ दिनों तक अपनी टीम में खेलते हैं, यानी वेस्ट इंडीज की टीम में खेलते हैं, फिर उसके बाद संन्यास ले लेते हैं। फिर ये फ्रेंचाइजी वाली टीमों में ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें पैसा भी मिलता है और ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो और सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये होती है कि ये पावर हिटर होते हैं, तो सभी टीमें इनको लेना चाहती हैं, तो इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया है, अब ये किसी दुनिया भर की जो फ्रेंचाइजी हैं उसमें आसानी से खेल सकते हैं। उनको ये बंधन नहीं रहेगा कि उन्हें नेशनल टीम में जाके खेलना है, तो अब वो फ्री हो गए हैं, वो दुनिया भर की फ्रेंचाइजी में अब खेलेंगे। आईपीएल में भी वो खेलते हैं, तो आईपीएल में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है उसकी तरफ से खेलते हैं। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने 106 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 2275 रन बनाए हैं। वनडे 61 वनडे खेले हैं जिसमें उन्होंने 1983 रन बनाए हैं। दोस्तों, 2025 का जो आईपीएल हुआ था उसमें निकोलस पूरन ने 40 छक्के लगाए थे। इस प्रकार से आईपीएल 2025 में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो निकोलस पूरन ने ही लगाए हैं। हाल ही में किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। लिवरपूल के पूर्व गोलकीपर पेपे रीना ने भी संन्यास लिया है, यह एक फुटबॉलर थे। पीयूष चावला जो कि भारत के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। वी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है। भारतीय फुटबॉलर थे सुनील छेत्री, तो उन्होंने संन्यास भी ले लिया और संन्यास को वापस भी ले लिया, तो ये दोनों काम किए हैं सुनील छेत्री ने। टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एंडर्स एंटोनसेन ने। तो जो इंडोनेशिया ओपन है यह बैडमिंटन से संबंधित है, तो 2025 में इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन ने। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो इंडोनेशिया ओपन 2025 इसका आयोजन इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वहाँ पर किया गया था। तो पुरुष एकल के विजेता बने हैं एंडर्स एंटोनसेन जो कि डेनमार्क के हैं, और महिला एकल की विजेता बनी हैं एन से यंग जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां डिस्कस करते हैं। तो मलेशिया मास्टर्स 2025 का जो आयोजन है
यह बुकित जलील मलेशिया में किया गया था। विजेता रहे हैं इसके ली सेफेंग जो कि चाइना के हैं। उपविजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत जो कि भारत के हैं। सुधीर रमन कप 2025 ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन जियामैन चाइना में किया गया था। विजेता रहा है चाइना, उपविजेता साउथ कोरिया रहा है। इंडिया ओपन 2025 ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। आयोजन हुआ था इसका नई दिल्ली में। पुरुष एकल विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल विजेता रही हैं एन से यंग। ओबेर कप 2025 का जो ओबेर कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन चेंगडू चाइना में किया गया था। चाइना ने इसको जीता था। उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 1.46 बिलियन। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 2025 के अंत तक 1.46 अरब तक पहुंच सकती है। ठीक है, और भारत की जो कुल प्रजनन दर है यह 1.9 होगी, जबकि होनी कितनी चाहिए? 2.1। यानी कि अगर भारत की जनसंख्या को स्थिर रखना है तो 2.1 जन्म दर होनी चाहिए, लेकिन जन्म दर कितनी बताई गई है इस रिपोर्ट में? 1.9। देखिए, 0 से 14 वर्ष के आयु के जो लोग हैं वो हैं 24% भारत की जनसंख्या में, और 11 से 19 वर्ष तक के जो लोग हैं वो हैं 17%, और 10 से 24 वर्ष के जो लोग हैं वो हैं 26%, और 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो हैं 68%। इस प्रकार से भारत की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर युवा जनसंख्या है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं समर600। ठीक है, तो आपको छूट मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। एक्सिओम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? पुर्तगाल। डेविड लेमी किस देश के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है? ब्रिटेन। तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की घोषणा की है? धनुषकोडी। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना है? अरविंद चिदम्बरम। 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 125वीं। और सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? राजस्थान। वर्ल्ड एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के मंडप को टॉप 5 में शामिल किया गया है? ओसाका, जापान में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में जीव विज्ञान की शाखाएं डिस्कस करेंगे। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, और हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है जीव विज्ञान की शाखाएं, इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो कार्लोस अल्कराज हैं उनका संबंध किस देश से है, तो वो स्पेन के हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर स्पेन बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, या कौन है आईसीसी के अध्यक्ष? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक है ये मिल जाएगी। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की बुक मिल जाएगी। और ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की जो ई बुक है वो भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ठीक है, और इसके अलावा ऐप पर ये सभी ई बुक आपको मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं।